सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हेडेक। ठीक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है। आई वुड से कि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट जो है मेडिकल अटेंशन में आता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ हेडेक? हेडेक इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पेनफुल सेंसेशन इन हेड। ठीक है, सिर में दर्द जिसको बोलते हैं। तो हेडेक बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, है ना। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें हेडेक हो क्यों रहा है, सर में दर्द हो क्यों रहा है। तो सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ पेन सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, है ना। पेन सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं। तो वो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से एरियाज़ पेन सेंसिटिव होते हैं। सो इट इज़ पाया मैटर। ठीक है, आपको ब्रेन की लेयर पता होनी चाहिए फॉर दैट पर्पस। स्मॉल सेरिब्रल वेसल्स, सर्कल ऑफ विलिस, ड्यूरल वीनस साइनसेस, ड्यूरा अराउंड द वेसल्स, लार्ज वेन्स एंड ड्यूरल आर्टरीज। ठीक है, तो तीन तो ड्यूरा से ही रिलेटेड है। ड्यूरा अराउंड द वेसल्स, ड्यूरल आर्टरीज एंड ड्यूरल वीनस साइनसेस। ठीक है, इसके अलावा वी आर हैविंग दी सर्कल ऑफ विलिस। अब ये तीन ब्लड सप्लाई से आप रिलेटेड है, ऐसे याद रख सकते हो। सर्कल ऑफ विलिस, स्मॉल सेरिब्रल वेसल्स एंड लार्ज वेसल्स। ठीक है, large veins and pia mater. So pia mater is also pain sensitive. So dura mater, pia mater, okay, the blood vessels around the dura mater, the sinuses, the circle of Willis, large veins and dural arteries, all these are pain sensitive. And there are some structures which are pain insensitive. तो pain insensitive में हमारे पास choroid plexus and एपेंडाइमा आता है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं सीएसएफ फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे। अभी हमें समझ में आ गया कि हेडेक क्या है और हेडेक क्यों हो रहा है, क्योंकि पेन सेंसिटिव एरियाज़ हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद आता है हेडेक का क्लासिफिकेशन, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें अगर एक पर्टिकुलर केस दिया जा रहा है तो हम उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये कौन से टाइप का हेडेक है। इज़ इट माइग्रेन? ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है कि इफ़ आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, एम आई सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन और इज़ इट अ टेंशन टाइप हेडेक और समथिंग लाइक दैट। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम कैसे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं ब्रॉड वे में। तो टू बिगेन विथ, अगर मैं बात करूँ हेडेक की, तो ये दो टाइप का होता है। एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हेडेक जो होता है वो बेनाइन होता है, रिकरेंट होता है और कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि बहुत क्रॉनिक कोर्स नहीं होगा इसका। ठीक है, बार बार होगा ये हेडेक पेशेंट को और इसका कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है। ऑर्गेनिक कॉज नहीं है मतलब कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? दीज आर वेरी कॉमन। मोस्ट ऑफ द हेडेक विच यू कम अक्रॉस, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द टेंशन टाइप हेडेक। 69% ऑफ द केसेज ऑफ हेडेक which are primary that are tension type headache. हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। और टेंशन टाइप हेडेक अगर आपको देखना है कि एग्जैक्टली किस पार्ट को इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिकली आपके जो फ्रंटल पार्ट है वहाँ पे जो इट इज़ इन्वॉल्विंग इन द फोरहेड, है ना। तो ये टेंशन टाइप का हेडेक होता है। ठीक है, ऐसा लगता है सर पे किसी ने पट्टी बांध दी है ना, फोरहेड पे, और उसको ज़ोर से कोई प्रेस कर रहा है उस क्लॉथ को। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड इज़ माइग्रेन, दैट इज़ अगेन अ प्राइमरी हेडेक एंड 16% केसेस हमें माइग्रेन के मिलते हैं। माइग्रेन जो होता है बेसिकली, अगर आप इस फोटो को देखो तो यू कैन सी ये आधे पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यूजुअली ये यूनिलेटरल होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो माइग्रेन का जो हेडेक है वो यूनिलेटरल होता है। टेंशन टाइप हेडेक मैंने आपको बता दिया, बैंड टाइप का ऐसे लगता है हेडेक हो रहा है ना फोरहेड पे। ठीक है, फिर एक हेडेक होता है, हम प्राइमरी हेडेक की बात कर रहे हैं। टेंशन टाइप हमने पढ़ लिया, इट इज़ वेरी कॉमन। माइग्रेन इट इज़ वेरी कॉमन। इडियोपैथिक स्टैबिंग हो सकती है, एक्सर्शनल हो सकता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ नोन एज टैक, इसको बोलते हैं ट्राइजेमाइनल ऑटोनॉमिक सिफिलिस। ठीक है, अब ये क्या होता है, टैक क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना है। बेसिक आइडिया बस आपको इसमें जो लेना है, इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है दैट इज़ क्लस्टर टाइप हेडेक। तो अगर प्राइमरी हेडेक कोई बोल रहा है तो दिमाग में तीन चीज़ें आनी चाहिए। रादर कोई हेडेक बोल रहा है, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट तीन चीज़ें आनी चाहिए कि या तो ये टेंशन टाइप हेडेक है, सबसे ज़्यादा केसेस या चांसेस इसी के हैं,
इट कुड बी माइग्रेन ऑल्सो और इट कुड बी क्लस्टर टाइप हेडेक। अब जो क्लस्टर टाइप हेडेक होता है ना, वो अराउंड द आईज आपको ज़्यादा मिलता है ना, पेरी ऑर्बिटल रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। साइनस का जो पेन होता है हेडेक के केस में, वो अराउंड द साइनसेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये एक बेसिक आइडिया है जो मैंने आपको दिया है। सो वी कुड हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। अब जब हमने ये चीज़ देख ली, अभी मैंने प्राइमरी कॉजेज़ की बात की है, अगर मैं सेकेंडरी कॉजेज़ की बात करूँ तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक डिसीज़ होगा, ठीक है, कोई ना कोई कारण एसोसिएटेड है। जैसे कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्सिस के केस में हेडेक होता है, ब्रेन का कोई ट्यूमर है, कोई स्ट्रक्चरल लीजन है ब्रेन में, ठीक है, उस केस में हो सकता है, या हेड और नेक का ट्रॉमा हो गया, ठीक है, कोई अंडरलाइन कॉज है, मेनिंजाइटिस हो गया, या सब्सटेंस अब्यूज़ हो गया, या सब्सटेंस विड्रॉल हो गया एकदम से, तो इस केसेस में भी हेडेक हो सकता है। हमारे काम की चीज़ ज़्यादा क्या है यहाँ पे, प्राइमरी हेडेक, और उसमें भी टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन, और मैंने आपको बताया क्लस्टर हेडेक। दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। आई एम सेइंग यू दैट दिस इज़ अ वेरी ब्रीफिंग काइंड ऑफ सेशन, ठीक है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, पर एक आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि हेडेक होता क्या है और कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। अब हम मेन कोर्स में आते हैं कि क्या साइंस होते हैं, कैसे हम कैटेगराइज करेंगे हेडेक को, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइग्रेन, क्लस्टर हेडेक और टेंशन टाइप हेडेक, इसमें मोस्ट कॉमन मैंने अभी आपको बताया टेंशन टाइप हेडेक ही होता है। फिर माइग्रेन होता है, क्लस्टर हेडेक इज़ वेरी अनकॉमन, बट स्टिल हमें पढ़ना है कि कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। तो लेट मी स्टार्ट विद देम वन बाय वन। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द माइग्रेन। सबसे पहले तो मैं आपको एज प्रेजेंटेशन ही बता दूं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। अगर मैं माइग्रेन की बात करूं तो माइग्रेन का जो एज प्रेजेंटेशन होता है वो 25 से 55 साल की उम्र में होता है। वन मोर थिंग, माइग्रेन का जो ऑनसेट होता है ना, वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में ही शुरू हो जाता है, मतलब 10 से 19 साल में ही माइग्रेन जो है किसी बच्चे को शुरू हो जाएगा, है ना, पर इतना ज़्यादा उसकी सीवियरिटी नहीं होती, ठीक है, सीवियरिटी उम्र के साथ बढ़ती चली जाती है। तो इस एज ग्रुप में ये जो है बहुत कॉमन है, बट ऑनसेट इज इन एडोलेसेंट एज ग्रुप। अगर मैं बात करूँ क्लस्टर टाइप की, सो इट इज़ बिटवीन 20 to 40 ईयर्स। एंड अगर मैं बात करूँ टेंशन टाइप की, तो ये और ओल्डर कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज़ 30 to 50 ईयर्स। लगभग एक जैसा लग रहा है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। एक और चीज़, माइग्रेन इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स, क्लस्टर हेडेक इज़ मोर कॉमन इन मेल्स, एंड टेंशन हेडेक इज़ मोर कॉमन इन फीमेल्स। ये एक और चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ वन बेसिक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई फील दैट यू शुड नो, ठीक है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द वेरियस थिंग्स दैट यू नीड टू नो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनकी लोकेशन से, ठीक है, लोकेशन से शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी तरीके से पहचानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं माइग्रेन की बात करूँ, इट इज़ ऑफन ऑन वन साइड ऑफ द हेड, सो यूनिलेटरल होता है, सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ जो माइग्रेन का हेडेक होता है। अगर मैं बात करूँ क्लस्टर हेडेक की, तो इट इज़ ऑलवेज बाय वन आई और ऑन वन साइड ऑफ द हेड। मैंने आपको बताया ये जो क्लस्टर हेडेक होता है वो पेरी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो वो आंखों के अराउंड होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टेंशन हेडेक की, तो टेंशन हेडेक जो होता है दैट इज़ बाइलेटरल, ठीक है, सो दैट इज़ बाइलेटरल। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट माइग्रेन जो है वो यूनिलेटरल होता है, टेंशन जो होता है वो बाइलेटरल होता है। टेंशन मैंने बोला ना, ऐसे लगता है सर पे, फोरहेड पे किसी ने बहुत प्रेशर से किसी ने कोई क्लॉथ या बैंड बांध दिया और उसको वो कंप्रेस कर रहा है, राइट, इट इज़ अ कंप्रेसिंग टाइप ऑफ पेन। और अगर मैं बात करूँ आपके, ये कौन सा हो गया, टेंशन टाइप। और क्लस्टर वाले की बात करूँ, सो इट इज़ अराउंड द आइज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ यूनिलेटरल, ओके, एंड इट इज़, यू कैन से दैट पेरी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंड सुप्रा ऑर्बिटल, ऑर्बिट के आसपास ही होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने लोकेशन डिस्कस कर ली। अब लोकेशन के बाद आता है ड्यूरेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं, ठीक है, तो माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो 4 से 72 घंटे तक का हो सकता है, इट इज़ 4 to 72 आवर्स, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर मैं टेंशन टाइप हेडेक की बात करूं, ठीक है, तो ये जो सरदर्द होता है ये 30 मिनट से 7 दिनों तक हो सकता है। तो आपको परेशान नहीं होना अगर सरदर्द लगातार 3-4 दिन हो गया, ठीक है। और क्लस्टर हेडेक की अगर मैं बात करूँ, सो इट इज़ फ्रॉम 15 मिनट्स to 180 मिनट्स और 3 आवर्स, ठीक है। सो व्हाट डू वी नो कि माइग्रेन का सरदर्द मतलब 4 आवर्स से 72 आवर्स, क्लस्टर हेडेक 15 मिनट्स to 3 आवर्स, और टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो 30 मिनट to 7 डेज तक का होता है। तो यू माइट फील कि क्लस्टर हेडेक सही है, कितने कम ड्यूरेशन का है, बट द पॉइंट इज दैट द क्लस्टर टाइप हेडेक इज़ वेरी 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 सीवियर, बहुत ही सीवियर पेन होता है। ऐसा लिखा जाता है कि इट सीम्स एज इफ, और इस इंटेंसिटी का पेन होता है कि किसी पर्सन की आंखों में आप ड्रिलिंग मशीन डाल रहे हो
इतना इंटेंस पेन होता है पर्सन को, ठीक है, क्लस्टर टाइप हेडेक में, तो इट्स वेरी सीवियर पेन। अगर मैं माइग्रेन की बात करूँ, है ना, अब टेंशन टाइप हेडेक जो ऑफन हमें होता रहता है, इट इज़ माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है, आपकी डेली लाइफ बिल्कुल इम्पेयर नहीं होगी, आप काम कर सकते हो, बट यू वुड बी हैविंग पेन। और माइग्रेन में जो होता है मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है, बट क्लस्टर टाइप हेडेक में आपको बता दूँ इट्स वेरी सीवियर, इट्स एक्सट्रीमली सीवियर। आप पेशेंट को देख करके बता दोगे कि ही वुड बी वेरी इरिटेबल एंड इट्स वेरी सीवियर पेन। ओके, नाउ व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द पेन? जब आप पेशेंट से पूछोगे कैसा पेन हो रहा है तो वो क्या डिस्क्राइब करेगा? माइग्रेन वाला जो पेन होता है ना, पल्सेटिंग या थ्रॉबिंग होता है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ टेंशन टाइप के हेडेक की, तो अभी मैंने बताया अब ऐसा लगेगा प्रेशर, समबडी हैज टाइड अ क्लॉथ एंड प्रेशर कोई अप्लाई कर रहा है, टाइटनेस, है ना, सर पे टाइटनेस फील होगी, प्रेशर फील होगी, ठीक है। और क्लस्टर टाइप हेडेक की मैं बात करूँ तो इसमें दोनों के फीचर्स मिल सकते हैं, इट कुड बी थ्रॉबिंग ऑल्सो एंड इट कुड बी टाइटनिंग सिम्टम्स ऑल्सो, सो इट इज शोइंग अ वेरिएबल सिम्टम्स, बट कीप दिस इन माइंड कि इसमें पल्सेटिंग नेचर नहीं मिलता अपन को, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, तो हमने क्वालिटी भी देख ली, अब हमने एज देख लिया, हमने लोकेशन देख ली, हमने ड्यूरेशन देख लिया, हमने सीवियरिटी देख ली, हमने टाइप ऑफ हेडेक देख लिया। अब ना थोड़ा सा देखते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी। माइग्रेन जो होता है इट इज़ 1 a year to 3 times a day, मतलब एक दिन में 3 बार से लेकर के ये साल में 1 बार भी आ सकता है। क्लस्टर हेडेक इज़ 1 every 2 days to 8 times a day, ठीक है। और टेंशन हेडेक लेस देन 1 every 2 days, है ना, हर 2 दिनों में 1 बार से भी कम आएगा। सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट इज एडिशनल सिम्टम्स। नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये हमें समझना है कि क्या क्या एडिशनल सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। अगर मैं माइग्रेन के पेशेंट की बात करूँ तो इसमें एडिशनल सिम्टम्स हमें मिलते हैं नॉशिया, वॉमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, वी हैव द वर्ड फॉर देम, दीज आर फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, नौशिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, ये सारी चीज़ें पेशेंट में बहुत कॉमन होती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टेंशन टाइप हेडेक की, ठीक है, तो नौशिया, वॉमिटिंग बहुत कॉमन नहीं होता, फोटोफोबिया, फोटोफोनिया में भी बहुत कॉमन नहीं होता, बट यू कैन गेट ईदर ऑफ दीज, ठीक है। सो इट्स नॉट वेरी कॉमन, राइट, सो दैट इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे इन्होंने दिया टेंडरनेस इन नेक एंड शोल्डर्स, ओके, वेल एंड गुड, बट डू रिमेंबर कि ये माइग्रेन वाले सिम्टम्स बहुत कॉमन नहीं होते टेंशन टाइप हेडेक में, ठीक है। और अगर मैं क्लस्टर हेडेक की बात करूँ, ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया दैट्स वेरी इजी टू बी डिफ्रेंशिएटेड, क्योंकि इसमें हमें कंजक्टाइवल सिम्टम्स बहुत सारे मिलते हैं, आई रिलेटेड सिम्टम्स बहुत सारे मिलते हैं। तो क्लस्टर टाइप हेडेक में कैसे सिम्टम्स मिलते हैं, क्योंकि पेरी ऑर्बिटल है ना, मैंने बार बार बोला आंखों में ऑर्बिट के अराउंड है, तो क्या क्या सिम्टम्स होंगे, टीयरिंग, कंजेशन, स्वेटिंग, राइट, लैक्राइमेशन, नेजल कंजेशन, राइनोरिया, टोसिस, मियोसिस, मैंने बहुत सारे सिम्टम्स बता दिए क्या क्या हो सकते हैं, राइट, इट कुड बी टोसिस, राइट, इट कुड बी मियोसिस, सारे आंखों से रिलेटेड सिम्टम्स हैं। कंजेशन उन्होंने लिख ही दिया है, कंजक्टाइवल कंजेशन, ठीक है, इट कुड बी लैक्राइमेशन, है ना, वही चीज़ है, टीयरिंग इन्होंने लिख ही दिया है, एंड राइनोरिया एंड नेजल कंजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉमन, ठीक है। आईलेड इडीमा इज ऑल्सो वेरी कॉमन फीचर, सो एनीथिंग रिलेटेड टू आई शुड रादर से, राइट, सो दीज आर क्लियर कट इंडिकेटर्स ऑफ क्लस्टर हेडेक. Now what is the management of it, right, we'll get into the details of all these things now, no need to worry, this is just a briefing, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, क्लस्टर या टेंशन हेडेक की, तो आपको एनाल्जेसिक्स देने हैं, सिंपल, हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे मैनेज करना है। और माइग्रेन की मैं बात करूँ तो ट्रिगर को आप हटा दें, राइट, दैट इज़ वन थिंग दैट यू शुड डू फॉर श्योर। इसके अलावा जो इनके मेडिकेशंस हैं, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका ट्रिप्टेंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनके मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ ब्रीफिंग, ठीक है। तो अभी हमने क्या होता है हेडेक, ठीक है, और क्यों होता है हेडेक, हेडेक का क्लासिफिकेशन देख लिया, और अब मैं आपको बात नेक्स्ट टॉपिक पे लेकर के आ रही हूँ, दैट इज़ रेड फ्लैग्स इन हेडेक। नाउ हेडेक में रेड फ्लैग्स, अभी मैंने बोला हेडेक अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 70% केसेस ऑफ हेडेक जो होते हैं टेंशन टाइप हेडेक होते हैं, राइट, नॉट वेरी सीवियर। बट व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन हेडेक, अगर ये चीज़ें आपके अंदर मिल रही हैं तो देन यू नीड टू टेक टेंशन, ओके। सो व्हाट आर दीज रेड फ्लैग्स, नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दिस, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको डेंजरस हेडेक बोलते हैं, है ना, क्या क्या चीज़ें होंगी जिनको हम लोग रेड फ्लैग्स इन हेडेक बोलेंगे या डेंजरस हेडेक बोलेंगे। सी देयर आर मेनी निमोनिक्स अवेलेबल फॉर इट, राइट, यू कुड गो थ्रू दैट ऑल्सो,
तो आप इसको स्नूप और बहुत सारे होते हैं, मैं डायरेक्टली आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज़ पे लेकर के जा रही हूँ। इसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉज जो है जो मैं आपको बताऊँगी, दैट इज़ अगर कोई ओल्ड पर्सन है, ठीक है, आपके घर पे भी मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, और उसको अगर न्यू ऑनसेट हेडेक हो रहा है, न्यू ऑनसेट हेडेक मतलब उनको पहले हेडेक नहीं हो रहा था और अभी एकदम से हेडेक चालू हो गया, न्यू ऑनसेट हेडेक, सो यू नीड टू बी बॉदर्ड बाय दिस बिकॉज दिस इज इन कैटेगरी ऑफ डेंजरस हेडेक और ये इंडिकेट करता है जाइंट सेल आर्थराइटिस, ठीक है, और इसमें स्कैल्प टेंडरनेस और जॉ क्लॉडिकेशंस भी मिलेंगे। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर किसी ओल्डर पर्सन में न्यू ऑनसेट हेडेक है, सो दैट इज इंडिकेटिंग जाइंट सेल आर्थराइटिस। ओके, सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फोकस अपॉन। अब और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मुझे परेशान होना है ना, कि ये रेड फ्लैग है। पहला है सिस्टमिक सिम्टम्स। सिस्टमिक सिम्टम्स में कोई भी सिस्टमिक सिम्टम्स अगर हेडेक के साथ आपको फीवर, चिल्स, वेट लॉस, जॉ क्लॉडिकेशंस, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यू नीड टू बॉदर। न्यूरोप्लाज्म की हिस्ट्री है ना, कैंसर था पहले कोई आपको, न्यूरोलॉजिक डेफिशिट, ठीक है, कि पर्सन लेथार्जी सा पड़ा हुआ है ना, ही इज़ नॉट कॉन्शियस। ऑनसेट इज सडन और अब्रप्ट, एकदम से बहुत ज़ोर से जो है आपको पेन होने लगा है। ओल्डर एज मैंने बता ही दिया है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोजिशनल हेडेक, व्हाट इज़ पोजिशनल हेडेक? जैसे पर्सन इज़ बेंडिंग, ठीक है, या एक स्पेसिफिक पोजीशन में उसको जो है हेडेक बढ़ रहा है ना, कि वो सुपाइन पोजीशन में लेटा है, रिकम्बेंट पोजीशन में है वो, तो पोजीशन पे डिपेंड करता है हेडेक उसका। द हेडेक विच इज़ प्रेसिपिटेटेड बाई स्नीजिंग, कॉफिंग और एक्सरसाइज, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पैपिलिडीमा अगर मिल रहा हो आपको, ठीक है, प्रेगनेंसी या प्यूरपीरियम, ठीक है, पेनफुल आई या ऑटोनॉमिक सिम्टम्स मिल रहे हो पेशेंट पे, ठीक है, तो प्रेगनेंसी में हेडेक हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर हेडेक प्रेसिपिटेट हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। पैपिलिडीमा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। सिस्टमिक सिम्टम्स है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। कोई इम्यून सिस्टम की पैथोलॉजी है तो भी वो सही नहीं है। अगर पर्सन को HIV है और फिर हेडेक हो रहा है, इट्स नॉट गुड, है ना। और मेडिकेशन ओवर यूज़ के कारण भी जो हेडेक हो रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। सो बेसिक आइडिया दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज दिस, दैट हेडेक कुड बी डेंजरस। और सबसे खतरनाक चीज़ जो मुझे बॉदर करनी चाहिए डेंजरस हेडेक में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेज्ड ICT, इंट्राक्रेनियल टेंशन के बढ़ने के कारण जो हेडेक है वो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करना चाहिए। देखिए, नॉर्मली जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, दैट इज़ अप टिल 15 mm ऑफ Hg, ठीक है। और मैं कब बोलूँगी ICT किसी पर्सन का बढ़ चुका है? इट वैरीज विद एज, इट वैरीज विद द जेंडर एंड सो मेनी थिंग्स। अगर मैं बात करूँ रेज्ड ICT, दैट इज़ मोर देन 20 mm ऑफ Hg, देन दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। इसका मतलब ICT जो है वो बढ़ चुका है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं जो मेरे को इंडिकेट करे? अब पेशेंट आकर के नहीं बोलेगा कि ICT बढ़ा हुआ है ना, ही वुड टेल यू अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, ही विल टेल यू अबाउट द सिम्टम्स। सो व्हाट आर द सिम्टम्स दैट पेशेंट वुड प्रेजेंट टू यू? इट वुड बी सबअक्यूट इन ऑनसेट, सबअक्यूट मीन्स मोर देन 4 week एंड लेस देन 12 week, रैपिडली प्रोग्रेसिंग ओवर फ्यू वीक्स। पेशेंट बोलेगा कुछ हफ्तों में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ चुका है, नॉक्टर्नल अवेकनिंग, इतना दर्द हो रहा है कि रात में नींद खुल जाती है उससे, एसोसिएटेड विथ वॉमिटिंग, इंक्रीजेज ऑन बेंडिंग एंड कॉफिंग एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। पेशेंट आकर के ये बताएगा कि सर दर्द हुआ और उसके साथ इनमें से कोई चीज़ एसोसिएटेड है, तो आप सस्पेक्ट करोगे कि ICT बढ़ा हुआ है। कुछ भी नहीं करना, आपने ऑप्था में एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है, दैट इज़ ऑप्थैल्मोस्कोप। ये डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोप है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोप को निकालना है और आपको पेशेंट का जो है ऑप्टिक डिस्क और ये चीज़ों को देखना है, फंडस को ऑब्जर्व करना है बेसिकली। तो आपने पढ़ा है कि जो हमारी ऑप्टिक डिस्क होती है उसकी मार्जिन्स बहुत अच्छे से डिमार्केटेड होती हैं। How do I know that patient has ICT which is raised, or how do I know that patient has papilledema? Whenever you are having the blurred margin of the optic disc, in which you can see in this figure. That is why I put the two figures together so that you can compare it. ठीक है, बहुत easily differentiation में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर इनमें से कोई सिम्टम पेशेंट बता रहा है, आपको डायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी करनी है और आपको ब्लड मार्जिन दिखेंगे। अब पैपिलिडीमा अगर मिल गया तुमको तो तुरंत इमेजिंग मोडालिटीज़ का यूज़ करो। व्हाट आर दीज इमेजिंग मोडालिटीज़? MRI, MRA, MRV, magnetic resonance imaging, okay, angiography and venography. So what are you going to do? Basically इसमें हम
ब्रेन की वेसल्स और टिश्यू को, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हम डायग्नोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क मी इज दिस, दैट व्हाट आर दी basically signs of raised ICT, right? They ask you few questions. What are the signs and symptoms of raised ICT? तो ICT बढ़ा हुआ कब बोलूँगी मैं, ठीक है, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं. मैंने एक ब्रॉड आइडिया आपको दिया है, बट इसमें कुछ और चीज़ें अलग से आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या क्या साइंस हैं या क्या क्या सिम्टम्स हैं रेज्ड ICT के, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ हम शुरू करते हैं किससे, विद द सिम्टम्स. ऑब्वियसली द हेडेक है ना, ICT अगर बढ़ा हुआ होगा तो हेडेक होगा, वॉमिटिंग, डिसओरिएंटेशन, द पेशेंट वुड बी लेथार्जी. ऊपर बहुत सारे और सिम्टम्स पड़े हैं. अब साइंस क्या हैं, आपको क्या मिलेगा, है ना, इसकी बात करते हैं. पैपिलिडीमा अभी पढ़ करके आए हो, ठीक है. कुशिंग ट्रायड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू राइट इट अगर साइंस पूछते हैं. और डिप्रेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, लेथार्जी, स्ट्यूपर, कोमा, ओके. हाइपरटेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वील वर्क ऑन दिस. 6 नर्व पैल्सी, ऑल राइट. नाउ कुशिंग ट्रायड, इसमें मेरे को आपको सिखाना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज कुशिंग ट्रायड. जब ICT किसी भी पेशेंट का बढ़ा हुआ होता है तो हमको ये 3 चीज़ें एक साथ मिलती हैं. क्या वो चीज़ें हैं, सो लेट अस वर्क ऑन दिस. सबसे पहले पेशेंट का जो BP होगा वो बढ़ा हुआ होगा, ठीक है, इट वुड बी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. नंबर 2, पल्स कम होगी उसकी, और रेस्पिरेशन जो रेट होगा वो भी कम होगा. सो दीज 3 थिंग्स are what you will be getting. BP would be increased, pulse would be reduced, respirations would be reduced. शॉक का पेशेंट, अब यहीं पे आपको शॉक से इसको कंपेयर करना है, कुशिंग ट्रायड को, है ना. शॉक के पेशेंट में BP कम होता है, ठीक है, एकदम उल्टा है इसका. यहाँ पे BP बढ़ रहा था, वहाँ पे BP कम होता है. शॉक के पेशेंट में पल्स रेट बढ़ी होती है, टेकीकार्डिया होता है ना, और टेकीपनिया होता है. यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया और ब्रेडिपनिया है, ठीक है, और BP बढ़ा हुआ है. सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब मैंने क्या बोला, इमेजिंग मोडालिटीज़ कराई, ठीक है. इमेजिंग मोडालिटीज़ MRI, MRV और MRA, ये सारी चीज़ें कराई, ठीक है. मैंने बोला डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप किया, पैपिलिडीमा मिला, देन यू वेंट टू द इमेजिंग मोडालिटीज़. इमेजिंग मोडालिटीज़ में या तो तुमको स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिले, तो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन मिल गया, कोई ट्यूमर है, न्यूरोसिस्टिस, सर्कोसिस है, या तो सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस है, क्योंकि आप वेसल्स की भी पैथोलॉजी को देख रहे हो इसमें, एंजियोग्राफी और वीनोग्राफी में, ठीक है. और अगर नहीं मिल रहा है, तुमको कोई फाइंडिंग नहीं मिली, बट ICT बढ़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि पैपिलिडीमा मिल रहा है, तो इट कुड बी सीडो ट्यूमर सेरिब्राई, दैट इज बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन. डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, BIH बोलते हैं इसको, ठीक है. तो ये 3 चीज़ें दिमाग में आनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रेज्ड ICT. क्या मुझे परेशान होना चाहिए अगर किसी का ICT बढ़ा हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि इट कुड कॉज द हर्निएशन एंड डेथ. हर्निएशन ऑफ व्हाट? मोस्ट कॉमन हर्निएशन इज अंकल हर्निएशन. What is uncle? It is basically the inferior part of the temporal lobe. Can you see this diagram? Okay, so क्या कैसे पता चलेगा कि अंकल हर्निएशन हो गया है? 3rd नर्व पैल्सी के साइंस मिलेंगे, प्यूपिल का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, ठीक है. और ट्रीटमेंट क्या है इसकी, इस पर्टिकुलर कंडीशन की, अंकल हर्निएशन की? नर्व डिकम्प्रेशन, है ना. तो दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू. सो थैंक यू.